नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तान्या नेजा और ये एक बेहद ख़ास एपिसोड है क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बेहद ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर कल्पेन पारेख, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन मिस्टर पारेख, आपने अपना वक्त निकाला और आप बीटी बाज़ार के साथ यहाँ जुड़े। मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे होगा वो इंडियन मार्केट्स को ही लेकर मैं करना चाहूँगी कि हमने देखा है कि जो 20,000 का लेवल है हमने छुआ है वो निफ्टी पे, पर उसके बाद से हमने देखा है कि करेक्शन देखने को मिल रही है, मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं। और जो अभी तमाम जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप उसकी तरफ नज़र डालेंगे, चाहे वो नोमुरा का जो अपग्रेड आया है या फिर जेपी मॉर्गन इंडेक्स, ईएम इंडेक्स, बॉन्ड इंडेक्स में जो इंक्लूजन हुआ है इंडिया का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हमें इस वक्त इंडियन मार्केट्स को अप्रोच करना चाहिए? मैं पहले तो ये कहूँगा कि मार्केट्स एक्चुअली कम वॉलेटाइल है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कंपेयर टू इवन द पास्ट हिस्ट्री। पिछले 8 से 10 साल में बारिंग शॉर्ट इवेंट्स लाइक कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर, जनरली इंडिया के मार्केट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ देखी गई है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट्स में डेमोन्स्ट्रेट किया है पिछले 3-4 सालों में ऑल द मोर। और जैसे आपने बताया, जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन इज़ अगेन एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है दैट कैपिटल आउटसाइड इन द वर्ल्ड वो एक अच्छा मार्केट ढूंढ रहा है अपने डेट के इन्वेस्टमेंट्स को भी पार्क करने के लिए विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। इक्विटी में तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेल डिस्कवर्ड मार्केट फॉर एफआईआईज ओवर द लास्ट 25-30 ईयर्स। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 5-10% का करेक्शन होता है वो हर साल होता है। ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जब इतना फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, और ऐसे कोई भी 2 साल नहीं है जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट ना किया हो। नॉर्मली हर 2-3 साल में मार्केट का ट्रेंड तो ऊपर ही जाता है क्योंकि प्रॉफिट्स भी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सिर्फ मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये अगर देखेंगे आप तो ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी है। यार, कॉइन का एक ही साइड है, दूसरा साइड ये भी है कि प्रॉफिट भी इंडिया का ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। तो प्राइजेस इवेंचुअली रिफ्लेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया पे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं दोनों एसेट क्लास के लिए, इक्विटीज़ और फिक्स्ड इनकम के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स को भी अपने गोल के हिसाब से, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज में डटे रहना चाहिए। ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु नीड सम मनी इन द नियर टर्म और हु हैव अ गोल विच इज़ कमिंग इन द नियर टर्म, उनके लिए ये मार्केट में जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड टेक सम प्रॉफिट्स आउट एंड फुलफिल देयर गोल्स। ओके, एब्सोल्युटली मिस्टर पारेख। और अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें, और बहुत बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बट फिर भी मतलब जो जिस तरीके का हमने रिटर्न्स देखे हैं इन स्टॉक्स से आते हुए, और स्पेशली अगर आप कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे, काफ़ी शानदार मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं। तो अब आपको लगता है कि अब टाइम है कि कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं? तो जवाब वही रहेगा कि अगर आपका गोल 10 साल का है तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपकी कंपनीज अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस का प्रोफाइल और ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, उसे भी आप होल्ड कर सकते हो। सिर्फ 2 बकेट में अगर आपके स्टॉक्स हो जहाँ पे ये आपको या तो पता ही नहीं है ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, बट आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जस्ट बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग एंड एवरीवन इज इन्वेस्टिंग, देन यू शुड बी वरीड। बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कि जब स्मॉल कैप स्टॉक्स जहाँ पे फंडामेंटल्स अगर साउंड ना हो और उनके वैल्यूएशन बहुत महंगे हो जाए या प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाए, तो दे गो थ्रू अ शार्प फेज ऑफ करेक्शन। स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी लो होती है, फ्री फ्लोट कम होता है, तो इन्हें ऊपर ले जाना आसान होता है, और जब ये गिरते हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 15 साल का रिटर्न देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो ये सिर्फ 8 से 9% रिटर्न है। लेकिन इन्हीं 15 सालों में, जिसमें हमने 2008 का करेक्शन देखा, 2008 से 13-5 साल की मंदी देखी जब प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्लो थी, स्मॉल कैप्स मेड ज़ीरो रिटर्न इन दैट 6 ईयर्स, 2018 का बबल देखा, और 18 से 20 का 50% का करेक्शन भी हुआ। इस सब के बावजूद स्मॉल कैप फंड्स का एवरेज रिटर्न 14 से 16% का है, वर्सेस द इंडेक्स विच गेव ओनली 8%, विच मीन्स जो स्मॉल कैप का इतना बड़ा यूनिवर्स है, 500 से 1000 स्टॉक का, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इसमें सिर्फ 15 से 20% कंपनीज वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज होती है, 80 से 90% कंपनीज वेल्थ क्रिएट नहीं करती है। तो ये बकेट में सिलेक्शन से ज़्यादा एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है।
और अगर आम इन्वेस्टर अगर खुद ये कर सकता है स्किल्स के साथ तो अच्छी बात है। लेकिन देखा ये गया है कि नॉर्मली लोग स्मॉल कैप में तब पैसा लगाते हैं जब पिछले 3 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है। आज 3 साल का रिटर्न 30-40% जो दिख रहा है वो उन इन्वेस्टर का है जिसने 2020 में पैसा लगाया था, जब पिछले 3 साल का रिटर्न नेगेटिव था। तो अगर पास्ट रिटर्न खराब हो तब फ्यूचर रिटर्न अच्छे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर पास्ट रिटर्न इतना ब्लॉकबस्टर है जैसे आपने बताया, सब स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं, तो फ्यूचर का जो रिटर्न है ये मॉडरेट होगा। तो जिन इन्वेस्टर को कैश फ्लो की ज़रूरत है या कोई नीड है, उन्हें इस तेज़ी का सहारा या फ़ायदा लेके प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, स्पेशली अगर उनके स्टॉक्स के फंडामेंटल उन्हें पता नहीं है या अच्छे नहीं है। लेकिन मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि ब्लाइंडली स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदने से बेहतर है पहला स्टेप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, दूसरा स्मॉल कैप में SIP कीजिए, बिकॉज बीच बीच की वॉलेटिलिटी आपके लिए एक दोस्त बन के वॉलेटिलिटी में आपको ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठा करने में हेल्प करती है। एंड लॉन्ग टर्म में व्हेन इफ दीज आर गुड स्मॉल कैप कंपनीज हु हैव अ साउंड बिजनेस मॉडल, हु हैव a dominant strength in the sector in which they are operating, generally they create lot of long term wealth. तो स्मॉल कैप में SIP बेहतर तरीका है आज के माहौल में। और नया पैसा अगर लगाना है तो पास्ट रिटर्न देख के मत लगाइए, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लगाइए। मल्टी कैप फंड्स हो, फ्लेक्सी कैप फंड्स हो, दे आर बेटर वेज टू इन्वेस्ट। और लास्ट पॉइंट ये कहूँगा कि पैसा सिर्फ मार्केट कैप से नहीं बनता है, पैसा बनता है अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से और सही भाव पे इन्वेस्ट करने से। तो वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सेकेंडरी हो जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अच्छी है और सही भाव पे आपको मिल रही है या नहीं। सही भाव कैसे पता लगा सकते हैं? तो वो वैल्यूएशन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। और अगेन लाइक आई सेड, इफ एन इन्वेस्टर हैज़ टू रियली स्टडी कि ये कंपनी का ROE क्या है, मार्जिन क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, स्टेबल मार्जिन है या वॉलेटाइल मार्जिन वाली कंपनी है, स्टेबल ROE है या वॉलेटाइल है। बिजनेस साइकिल में आप उसकी तेज़ी के बिजनेस साइकिल में इसका डेटा देख रहे हो तो सब डेटा अच्छा दिखेगा, लेकिन डाउन साइकिल में नीचे आ सकता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स देखने ज़रूरी है। प्रोमोटर की क्वालिटी क्या है, शेयर होल्डर फ्रेंडली है या नहीं है, और इन सब को ध्यान में रख के इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, 30 टाइम्स है या 70 टाइम्स है। नाउ लॉट ऑफ कंपनीज विच आर वेरी पॉपुलर राइट नाउ, इनका जो वैल्यूएशन है इन्हीं सब कंपनीज का पिछले 10 या 20 सालों में वैल्यूएशन अगर X के रेंज में था, आज की तारीख में ये 1.5x या 2x पे आ गया है। तो ये वैल्यूएशन भी मीन रिवर्ट होता है। और अगर ये बिजनेसेस वापस लो साइकिल में आते हैं तो वैल्यूएशन अगेन कैन कम डाउन। तो नॉर्मली हमने देखा है कि मंदी में स्मॉल कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन 11-12 के पी पे होता है और तेजी में ये 22-23 के पी पे होता है। फिलहाल हम 20 के आसपास है, 19-20 के आसपास। So we are closer to the higher range of valuation, and hence you should be a bit more cautious and not become too aggressive. Okay, और इसलिए कहते हैं शायद कि फंड्स में it's far easy. फंड्स में एटलीस्ट हम वैल्यूएशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सही वैल्यूएशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करें, बट काफ़ी टाइम इतना बड़ा पोर्टफोलियो है तो यू कांट कीप इन कैश। लेकिन फंड्स में हम ये इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोई गलत कंपनी में पैसा ना लगे। प्रोमोटर्स का चेक जो होता है वो हम ठीक करके उसके बाद ही पोर्टफोलियो में बिल्ड करते हैं। और ये सिर्फ DSP की बात नहीं है, मोस्टली ऑल फंड मैनेजर्स हैव वेरी टाइट डिसिप्लिन। सो दैट इज़ आई थिंक। एंड दूसरा आप देखेंगे ना कि अगर बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनके नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स लाखों में है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख शेयर होल्डर्स, लॉट ऑफ दिस कंपनीज इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के ऊपर नहीं है। सम ऑफ दिस कंपनीज वर एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनीज ओवर द लास्ट 5-7 years, बट जस्ट बिकॉज प्राइजेस वर फॉलिंग मैनी पीपल वेंट एंड इन्वेस्टेड। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या ये 15 से 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर सकती है या नहीं कंसिस्टेंटली अगले 5-10 साल में, नॉट जस्ट एट वन पॉइंट इन टाइम। स्मॉल कैप में बहुत सारे बिजनेसेस सिक्लिकल होते हैं, तो जैसे आज की तारीख में सडनली उनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है तो ROEs अच्छे दिखेंगे, और अगर 2 साल बाद इंडस्ट्री साइकिल ख़राब हुई और ROEs गिर के आज 15% पे है, कल 5 पे चले जाए, तो in these periods lot of price falls can happen and investors can get impacted because of that. ओके, एब्सोल्युटली। और मैं फंड्स की बात करूँगी तो DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी ऑफर करता है, इंटरनेशनल फंड्स भी ऑफर करता है। तो अगर आप उन फंड्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता पाए। सो हमारा ये मानना है कि पैसा जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एसेट क्लास है वो है इक्विटीज़। इक्विटीज़ इज़ नथिंग बट ओनिंग बिजनेसेस। आप बिजनेस के भागीदार बन रहे हो,
तो इंडिया के अच्छे बिजनेसेस क्या, अगर आप शेयर होल्डर बने वाया इक्विटी फंड्स, एंड सेम में दुनिया भर में भी बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस हैं जो शायद इंडिया में बहुत सारे मॉडल्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और ये सब कंपनीज अच्छे ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, अच्छे आरओईज से अपने प्रॉफिट्स बना रही है, और इनके वैल्यूएशंस भी इंडिया जैसे हैं या थोड़े सस्ते हैं। तो एक पोर्टफोलियो जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। सो वी ऑफर दिस ईदर थ्रू इंटरनेशनल फंड्स और मिक्स्ड फंड्स वेयर वी इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक्स एंड ग्लोबल स्टॉक्स। अदर कैटेगरी इज मल्टी एसेट, वेयर वी बिलीव दैट इसमें 4 एसेट क्लास का कॉम्बिनेशन है, इंडियन एक्विटीज़, ग्लोबल एक्विटीज़, गोल्ड एंड डेट। जब जब इंडियन एक्विटीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है या ओवरऑल एक्विटीज़ में तेज़ी होती है, हम सोचते हैं कि थोड़ा पैसा गोल्ड और बॉन्ड्स में होना ज़रूरी है। Bonds because they give stability if markets fluctuate sharply. Gold because generally when there is currency-led weakness in emerging market countries, gold has delivered better returns. In the last 10 years, overall equities have done very well. Gold has not done very well. So, a multi-asset portfolio will also own the asset class which currently has not done very well, so that when in the future it does well, you are already owning it. Many times as investors left to ourselves, we start owning or liking an asset class which has already done very well. So then you are ending up buying a winning asset class closer to its peak. And in the next round, maybe it won't be the winning asset class. Multi-asset at least ensures that कल का underperformer आपके portfolio में है, so that जब वो future, कल मतलब yesterday का underperformer आपके पास है, so जब ये future में perform करता है, you take advantage of that because you're owning it already. So that is the objective of multi-asset allocation funds. एंड लास्टली मिस्टर पारेख, कौन से वैसे सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सवाल हर इन्वेस्टर्स के मन में रहता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आने वाले लेट्स से 6 months 12 months में डिसेंट रिटर्न ऑफर कर सकते हैं। ये वो तो कॉइन टॉस से पता चलेगा, 6 महीना इज टू शॉर्ट होराइजन। सेक्टर्स जो हमें अच्छे लगते हैं, जहाँ हमारे पोर्टफोलियो में इनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो है हेल्थ केयर एंड फार्मा स्टॉक्स, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, एंड बैंक्स एंड NBFCs. So these are 3 sectors where we have a meaningful weight. Also some part of engineering and industrials, they do have meaningful weight in our portfolio, but they've also run up a lot. Absolutely, so much to learn from you, Mr. Parekh. और उसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और आप BT बाज़ार के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।